Okay, so second unit related to macro. Okay, just a minute again. Okay, so this is this topic of second unit. Okay, so हमने ये कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ माइक्रो फैसिलिटी, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, आर्गुमेंट्स, कंडीशनल माइक्रो एक्सपेंशन। आर्गुमेंट्स आपको पता है, कीवर्ड्स, पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर, मिक्स पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये पैरामीटर के टाइप्स या आर्गुमेंट्स भी उसको अनदर नेम है। ओके, देन कंडीशनल माइक्रो एक्सपेंशन मतलब जो एआईएफ स्टेटमेंट, एजओ स्टेटमेंट जो यूज किए उसको बोलते हैं। देन माइक्रो कॉल विद इन अ माइक्रो, नेस्टेड माइक्रो कॉल भी बोलते हैं इसको। देन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, देन डिफाइनिंग माइक्रो कैसे करते हैं, मतलब यूज दी माइक्रो, मैक्रो ये नेम वहां पर यूज करते हैं। देन यहाँ पर डिजाइन ऑफ टू पास माइक्रो एंड कंसेप्ट ऑफ सिंगल पास माइक्रो प्रोसेसर, ये पूरा हमने यहाँ पर स्टडी किया। इसका एक एग्जांपल भी लास्ट लेक्चर में जो कहाँ पर थे हम, डिजाइन ऑफ टू पास माइक्रो प्रोसेसर का हमने एक एग्जांपल मैंने पेपर पर सॉल्व किया था। ओके, और आज के जो भी लेक्चर में वो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सिंगल पास माइक्रो प्रोसेसर, देन इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, फेजेस ऑफ कंपाइलर विथ वन एग्जांपल एंड कंपैरिजन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो आज के लेक्चर के ये टाइप्स है। ओके, सो मैं इसे पीपीटी पे ऐसे फॉरवर्ड कर रही हूँ तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, सो ये माइक्रो की डेफिनेशन थी। माइक्रो का ये माइक्रो प्लस माइक्रो नेम लिस्ट ऑफ पैरामीटर ऐसे यूज करते हो। ओके, ये माइक्रो की डेफिनेशन है। देन इस टाइप से माइक्रो क्या कर सकते, कॉल कर सकते। देन एक्सपांड करते टाइम सिर्फ माइक्रो की इंस्ट्रक्शन एक लिखते, एक्सपांड के टाइम क्या लिखते हैं, माइक्रो की इंस्ट्रक्शंस। ओके, मतलब ओनली 3 लाइन। एक्सपांड के टाइम माइक्रो वर्ड, माइक्रो नेम एंड एमएनडी ये वर्ड्स नहीं आते। ओके, देन ये एक्सपेंशन का एक एग्जांपल है था कि हम माइक्रो का यूज किसके लिए करते हैं कि हम एक डेफिनेशन लिख के हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको क्या कर सकते, कॉल कर सकते हैं। एंड विदाउट पैरामीटर भी हम माइक्रो को लिख सकते हैं। तो पैरामीटर का यूज क्या पता है ना आपको, कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर भी पास करके हम क्या कर सकते, उसको कॉल कर सकते। ओके, देन पोजिशनल, फॉर्मल, कीवर्ड, डिफॉल्ट। सो पोजिशनल में पोजीशन उसका जो भी ऑर्डर वो फिक्स होती है, यहाँ पर ऑर्डर फिक्स नहीं होती। और डिफॉल्ट में हमको डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पैरामीटर हमें पैरामीटर दिए नहीं तो भी चलता है। ओके, मतलब देने के कुछ कंपलसरी नहीं होता यहाँ पर पैरामीटर पास ही करना। ओके, सो ये पूरे पीपीटी है, आप एक बार देख लो। पीपीटी मैंने शेयर की गूगल क्लासरूम में। ठीक है, देन माइक्रो विथ मिक्स जहां पर डिफॉल्ट पैरामीटर भी हो गए, देन कीवर्ड भी हो गए, पोजिशनल उस टाइप का भी एग्जांपल हम क्या कर सकते, यूज कर सकते। देन सब रूटीन एंड माइक्रो का डिफरेंस भी हमने देखा था। सब रूटीन मतलब नॉर्मल सी प्लस प्लस के जो फंक्शन उसके जैसे ही रहता है। एडवांस माइक्रो फैसिलिटी में क्या यूज किया कि हम माइक्रो कॉल कर सकते हैं, एक माइक्रो के अंदर दूसरा माइक्रो क्या कर सकते हैं। ये देखो सेकंड माइक्रो में हमने ये फर्स्ट माइक्रो को कॉल किया, सो इसको बोलते हैं नेक्स्ट एंड माइक्रो कॉल। एंड माइक्रो डेफिनेशन में क्या होता है, एक माइक्रो के अंदर दूसरे डेफिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, इनर माइक्रो, आउटर माइक्रो। देन कंडीशनल माइक्रो में एआईएफ, एजीओ ये स्टेटमेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो को एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, देन डिजाइन ऑफ टू पास माइक्रो प्रोसेसर, सो उसमें पास 1 एंड पास 2 होते हैं। ओके, रिकॉग्नाइज द माइक्रो डेफिनेशन, यहाँ पर सिर्फ स्टोर माइक्रो की इंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें रिकॉग्नाइज द माइक्रो कॉल, सो ये दोनों एम है इन दोनों का। सो अभी तक हमने माइक्रो का क्या देखा था, सिर्फ डेफिनेशन, कॉल एंड माइक्रो एक्सपेंशन। देन उसके एडवांस फैसिलिटीज कौन कौन सी है, एआईएफ, एजीओ स्टेटमेंट जो भी वो है। देन माइक्रो कॉल विद इन माइक्रो, इसको बोलते हैं नेस्टेड माइक्रो कॉल। एंड देन माइक्रो के अंदर दूसरी डेफिनेशन लिखना, इसको बोलते हैं नेस्टेड माइक्रो डेफिनेशन। ओके, एंड अब हमें जो हमने जो टॉपिक देखा था लास्ट टाइम, वो डिजाइन ऑफ टू पास माइक्रो। सो डिजाइन करना मतलब क्या, हम अगर एक आधा प्रोग्राम आता है जिसमें माइक्रो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आता है ये। हम कौन सा टाइप यूज करने वाले थे, टू पास माइक्रो प्रोसेसर। तो टू पास माइक्रो प्रोसेसर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया एग्जांपल इसका। तो इसमें 2 पास मतलब 2 स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पास में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि माइक्रो डेफिनेशन,
एंड सेकंड पास में हम फाइंड आउट करते हैं मैक्रो कॉल एंड देन एक्सपांड करते हैं। ओके, सो ये था 2 पास माइक्रो कॉल। सो 2 पास में हम 2 पास यूज करते हैं। एंड अगेन वन मोर कंसेप्ट इज द सिंगल पास माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है, डिजाइन के 2 तरीके हैं माइक्रो के, एक है सिंगल पास, ये है टू पास। सो 2 पास हमने ऑलरेडी देखी ये स्टेप्स। ओके, तो सिंगल पास में क्या होता है कि सिंगल पास में एक रेस्ट्रिक्शन होती है। इस ये अगर 2 पास से अगर सॉल्व करना है तो कुछ भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, प्रोग्राम कौन सी भी टाइप का है। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल पास का है तो एवरी माइक्रो मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट कॉल। कॉल के पहले ही क्या होना चाहिए, हर माइक्रो ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। देन वन पास माइक्रो प्रोसेसर कैन अल्टरनेट बिटवीन माइक्रो डेफिनेशन एंड माइक्रो एक्सपेंशन। सो एक ही वन पास में ही क्या होगा कि माइक्रो डेफिनेशन एंड माइक्रो कॉल, इनका क्या मतलब एक्सपेंशन एंड डेफिनेशन को फाइंड आउट करना, यह सब सिंगल पास में ही होगा। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा, नेस्टेड माइक्रो डेफिनेशन अलाउड है, लेकिन इसमें नेस्टेड माइक्रो कॉल अलाउड नहीं है। ओके, वैसे पास 2 पास में क्या होता है, 2 पास में पास 1 में रिकॉग्नाइज द माइक्रो डेफिनेशन, रिकॉग्नाइज द माइक्रो कॉल। ये मैं क्यों बता रही हूँ ये स्लाइड, क्योंकि एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। पास 2 पास एल्गोरिदम में, 2 पास माइक्रो प्रोसेसर में पास 1 में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पास 2 में क्या होता है, ये जो भी वर्ड है ना ये याद रखो। पास 2 में रिकॉग्नाइज द माइक्रो कॉल्स, पास 1 में रिकॉग्नाइज द माइक्रो डेफिनेशन, ये वर्ड्स अच्छी तरह याद रखो। और सिंगल पास में क्या होता है, एक ही पास में दोनों तरीके, दोनों काम होते हैं, माइक्रो रिकॉग्नाइज द माइक्रो डेफिनेशन एंड माइक्रो कॉल्स, ये एक ही पास में यहाँ पर होता है। ओके, और इसमें माइक्रो डेफिनेशन में भी अलाउड, लेकिन इसमें ओनली माइक्रो डेफिनेशन अलाउड आर नॉट अलाउड। इसमें नॉट अलाउड है, इसमें अलाउड है। सो प्लीज ये 3 स्टेटमेंट याद रखो बस। ओके, और ये ऑलरेडी सॉल्व किया था। ओके, और ये अगेन वन मोर क्वेश्चन कि इसका डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। So there are 3 data structure which are used in a microprocessor. So first one is the MNT table, MDT table and argument list array. Okay, ये algorithm है जो steps से मैंने solve किया था, बस ये algorithm ही follow किया था मैंने। तो ये example मैंने already solve करके लिया था। अगेन किसी को कुछ problem है तो आप बोल सकते हो। Okay, इसकी एक word file भी है, वो उसकी लिंक ये PPT में मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक था पूरा माइक्रो। इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बोलो। ओके, सो अभी नेक्स्ट ये जो भी यूनिट है इसका जो भी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कंपाइलर। ओके, सो फर्स्ट यूनिट में हमने असेंबलर देखा, सेकंड यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर एंड कंपाइलर है। सो कंपाइलर इट इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो कंपाइलर को भी हम क्या बोलते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, सो कंपाइलर आपने बहुत जगह पर ये नाम सुना होगा, क्योंकि आप सी का भी प्रोग्राम करते हो तो आपको पता है, वहां पर आप बोलते हैं कि मैंने प्रोग्राम कंपाइल जब तक नहीं करते आप तब तक आप मतलब वो प्रोग्राम रन नहीं होता। ओके, सो कंपाइलर ये आपने हर जगह पर देखा है। तो अभी आज हम ये कंपाइलर के बारे में स्टडी करेंगे कि कंपाइलर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो होती है जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। So compiler is a software which converts a program written in a high level language, that means source language, to low level language. Okay, so high level language का program convert करना into low level language. Okay, और compiler का एक फैसिलिटी है कि उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, एरर है, तो इट थ्रो द एरर। सो उस एरर को बोलते हैं कंपाइलेशन एरर। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी, सीपीपी, जावा, ये सब लेवल लैंग्वेज आ सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट सॉरी लो लेवल लैंग्वेज मतलब इसका आउटपुट, सो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, टारगेट, मशीन, ये तीनों वर्ड यहाँ पर एप्लीकेबल है। ओके, तो ये थे डेफिनेशन। सो अब ये जो भी कंपाइलर ये बॉक्स है, इस बॉक्स से अभी हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस बॉक्सेस के अंदर क्या क्या होगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी, सी प्लस प्लस आपको पता है। ओके, लो लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो असेंबली लैंग्वेज है उसके बारे में भी हमने देखा है, राइट। सो ये हमें पता है, ये हमें पता है। कंपाइलेशन एरर किस टाइप के आते हैं, आपने जब कंपाइल किया होगा तो आपने देखा होगा कि अनडिफाइंड सिंबल, पैरेंथेसिस मिसिंग, इस टाइप के जो एरर आते हो। तो अब हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो क्या करना है, यहाँ पर ये जो भी ब्लॉक है, मेरा कर्सर देख लो, कंपाइलर का जो बॉक्स है वो देखना है।
सो ये बॉक्सेस के अंदर कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व है, क्या क्या वर्क करता है, तो ये फेजेस इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसके बाद वो कौन से फेजेस के अंदर जाता है, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड टारगेट कोड जनरेटर। ये फेजेस आप प्लीज याद ही रखो। ओके, सो देर आर 6 फेजेस मेन। सो ये स्टेप्स फॉलो होती वहां पर कंपाइलर में। ओके, और इसके बाद ये साइड में आप देख सकते हो 2 ब्लॉक है, एक सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलिंग है, और सबको एरो दिए हैं। ओके, सो सिंबल टेबल की जो भी एंट्री है, लेक्सिकल एनालाइजर भी सिंबल टेबल को यूज कर सकता है, सिंटैक्स एनालाइजर भी, सिमेटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड टारगेट कोड जनरेटर। मैं बार बार ये फेजेस की नाम ले रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ओके, याद मतलब क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, या कंपाइलर अगर ये वर्ड आप यूज करते कहीं पर तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ कंपाइलर। ओके, सो आपका आंसर ये होना चाहिए कि लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड टारगेट कोड जनरेटर। सो ये फेज फॉलो होती है। ओके, और एरर हैंडलिंग, हर फेजेस में एरर पॉसिबल है। ओके, सो अब आपको ये नहीं पता कि ये फेज मतलब क्या। सो आपको यहाँ पर तो डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर एक फेज आपको एक्सप्लेन करने वाली। ठीक है, सो लेट स्टार्ट फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर। ओके, अब लेक्सिकल एनालाइजर से जाने से पहले ये सब हम पेजेस समझते हैं, लेकिन इसके भी पहले ये जो भी लेक्सिकल एनालाइजर है इसमें क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर होगा। मतलब आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो क्या लिखते हैं, वॉइड मेन, देन प्रिंटफ, हेलो वर्ल्ड, ऐसे लिखते हो, राइट ना। सो ये जो भी कैरेक्टर इसका स्ट्रीम आउट होता है, उसके बाद वो कौन से फेज के पास जाता है, सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, उस स्टेटमेंट का सिंटैक्स चेक करता है। देन सिंटैक्स चेक करने के बाद सिमेटिक एनालाइजर क्या करता है कि जो भी सिंटैक्स लिखा है उसका जो भी मीनिंग है वो राइट है या नहीं। ओके, देन ये होने के बाद यहाँ पर आता है, नेक्स्ट फेजेस पर जाता है, वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। सो इसमें एक ट्री जनरेट होता है, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, ताकि वो इजी रहे कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्री बनता है, यूजिंग दिस ट्री एक कोड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। देन ये कोड जनरेट होने के बाद इसका जो आउटपुट है वो किसके पास जाता है, कोड ऑप्टिमाइजर के पास जाता है। और फिर कोड ऑप्टिमाइजर का काम क्या होता है, जो भी कोड आया है इंटरमीडिएट कोड को उसको ऑप्टिमाइज करना, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं करना। ओके, देन आउटपुट ऑफ कोड ऑप्टिमाइजर किसको देते हैं, यहाँ पर कोड जनरेटर को। सो कोड जनरेटर का टास्क क्या है कि यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में कोड जनरेट करने का काम किसका होता है, कोड जनरेटर का। और फिर ये टारगेट प्रोग्राम जनरेट होता है। सो असेंबली कोड, असेंबली लैंग्वेज में जो भी आउटपुट आएगा वो रहेगा यहाँ पर टारगेट प्रोग्राम। ओके, सो हम आगे इसके बाद देखते हैं। उसी के पहले भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये जनरली एमसीक्यू में आने के चांसेस है। सो हमने ये देखे फेजेस ऑफ कंपाइलर, ये देखे, राइट, ये याद रखो। इसके बाद ये जो भी फेजेस ऑफ कंपाइलर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है एनालिसिस फेज एंड सिंथेसिस फेज। मेरा मैं जो भी बोल रही हूँ वो प्लीज ध्यान से सुनो। ये फर्स्ट जो 3 फेजेस है इसको बोलते हैं एनालिसिस फेज, इसको बोलते हैं सिंथेसाइज फेज। ओके, अगेन इसको अनदर वर्ड है, इन तीनों फेज को बोलते हैं फ्रंट एंड। इन लास्ट के 3 जो भी फेजेस है उसको बोलते हैं बैक एंड। ओके, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, एनालिसिस फेज, सिंथेसाइज फेज। ओके, सो यहाँ पर वही है। सो फ्रंट एंड में कौन कौन से होते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर, सिमेटिक एनालाइजर एंड सिंटैक्स एनालाइजर। एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर भी इसमें आता है और वो अगेन इसमें भी आता है। ओके, मतलब इंटरमीडिएट कोड ये दोनों फेज में चलता है। ओके, कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेटर। सो ये है बैक एंड में, या वी कैन से द सिंथेसाइज फेज। सो आप देख सकते हैं सोर्स कोड वो एनालिसिस फेज के पास जाएगा, देन एनालिसिस फेज के बाद वो किसके पास जाएगा, इंटरमीडिएट, मतलब वो दोनों फेज के इन बिटवीन रहेगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास। मतलब ये दोनों फेज का अंगे वो इंटरमीडिएट कर रहा है। ठीक है, इन बिटवीन ये कोड है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हैं एनालिसिस फेज को फ्रंट एंड बोलते हैं, बैक एंड को ही क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज फेज। तो इसमें आते हैं
लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर एंड सिमेटिक एनालाइजर है, जिसमें आता है कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेटर, एंड इन बिटवीन आता है कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ओके, सो अब हर फेज को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट फेज इज द लेक्सिकल एनालाइजर। सो लेक्सिकल एनालाइजर का वर्क क्या होता है कि जो भी इनपुट है, फर्स्ट जो भी हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट, वो किसके पास जाता है, लेक्सिकल एनालाइजर के पास। सो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इट रीड्स द प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू टोकन्स। सो टोकन मतलब क्या कि हर जो भी वर्ड है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। ओके, सो इट कन्वर्ट द स्ट्रीम ऑफ अ लेक्सिम। सो हर जो भी वर्ड है उसको बोलते हैं लेक्सिम इनटू स्ट्रीम ऑफ टोकन। So token are defined by regular expression which are understood by the lexical analyzer. अगर आप अभी टॉक पढ़ रहे तो टॉक में आपको पता है रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे आता है, ठीक है। सो टोकन डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हेल्प लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन का, क्योंकि वो डिफाइन करता है, मतलब टोकन को डिफाइन करते हैं यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, सो इट आल्सो रिमूव द व्हाइट स्पेस एंड कमेंट। सो व्हाइट स्पेस एंड कमेंट की कभी एरर नहीं आती, ठीक है, क्योंकि वो लेक्सिकल एनालाइजर उसको क्या करता है, रिमूव करता है। सो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू जेड प्लस वाई, अगर ये एग्जांपल है आपके हाई लेवल लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट है। सो कंपाइलर लेक्सिकल एनालाइजर इसकी फेज कैसे कन्वर्ट करेगा, सो ये क्या करेगा, x इज इक्वल टू जेड प्लस वाई। सो इसके 5 टोकन है, 5 टोकन कैसे, 1 2 3 4 5, क्योंकि हर वर्ड यहाँ पर, सो ये जो भी x है y है उसको बोलते हैं लेक्सिम। सो ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते हैं, ये 5 टोकन बन रहे हैं। ओके, सो ये स्टेज में लेक्सिकल एनालाइजर का जो भी इनपुट है नॉर्मल ये कोड, इसका आउटपुट कैसे आएगा, इस फॉर्म में आएगा। ये फर्स्ट आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल। सो ये फर्स्ट ID1, ये असाइन का सिंबल है, असाइन ID2, देन ये बाइनरी ऑपरेटर है, प्लस ये बाइनरी ऑपरेटर एंड देन ID3। सो ये आउटपुट आएगा इस फेज में। ओके, देन अब ये जो भी आउटपुट है वो किसके, लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट किसके पास जाएगा, सिंटैक्स एनालाइजर के पास। सो सिंटैक्स एनालाइजर को भी बोलते हैं पार्सर बोलते हैं। सो ये क्या करेगा, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर एंड इसका आउटपुट क्या रहेगा, इट कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री। ओके, so it takes all the token one by one and uses the context free grammar to context the parse tree. So ये parse tree generate करेगा। so parse tree generate करने के लिए it required the context free grammar। ये जो भी word है ये पूरे talk के related word है। okay, और talk सब्जेक्ट का NASPS का बहुत मतलब कनेक्शन है, क्योंकि कंपाइलर डिजाइन करने के लिए talk का ही यूज होता है। ओके, सो यहाँ पर parse tree किसका यूज करेगा, context free grammar का। So, अभी यहाँ पर ग्रामर मतलब क्या, एक प्रोग्रामिंग के जो भी रूल्स डिफाइन करते हैं वो उसको ग्रामर बोलते हैं। द रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग कैन एंटायरली रिप्रेजेंट इन सम फ्यू ऑफ प्रोडक्शन। यूजिंग दिस प्रोडक्शन वी कैन रिप्रेजेंट व्हाट द प्रोग्राम एक्चुअली इज। द इनपुट हैज टू बी चेक वेदर इट इज इन द डिजायर्ड फॉर्मेट और नॉट। सो आपको ग्रामर के रूल्स आपने देखा है कि ये प्रोडक्शन गिव्स करते हैं, एस गिव्स द ई, देन ई गिव्स द टी प्लस टी, ऐसे जो भी प्रोडक्शंस आते। सो ये प्रोडक्शन किसके लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो रूल डिफाइन होते हैं। सपोज मुझे अगर एडिशन के करने, तो एडिशन में क्या रूल होता है, अगर वो बाइनरी ऑपरेटर है तो इट रिक्वायर्ड द 2 ऑपरेंड। ओके, सो ये रूल डिफाइन किसमें होते हैं, ग्रामर से रूल डिफाइन कर सकते हैं। और ग्रामर का यूज कहाँ होता है, रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री। ओके, अगेन वन मोर पॉइंट कि इसमें सिंटैक्स एरर भी आते हैं। सिंटैक्स एरर कैन बी डिटेक्टेड एट दिस लेवल if the input is not accordance to the grammar। अगर वो इनपुट गलत है, बाइनरी ऑपरेटर को अगर आप सिंगल ऑपरेंट अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो इट कैन गिव द एरर। सो इट वेरीफाइज द पार्स ट्री वेदर इट्स मीनिंग, ओके ये सिमेटिक है। सो ये है सिंटैक्स एनालाइजर। ओके, सो ये था सिंटैक्स एनालाइजर का। अब ये क्या है, थर्ड फेजेस है सिमेटिक एनालाइजर। सो सिमेटिक एनालाइजर को इनपुट कहाँ से मिलता है, सिंटैक्स एनालाइजर से या पार्स ट्री एज अ इनपुट आता है उसको। ओके, तो सिमेटिक एनालाइजर का यूज क्या है, इट वेरीफाइज द पार्स ट्री वेदर इट्स मीनिंगफुल और नॉट। इट फर्दरमोर प्रोड्यूस द वेरीफाइड पार्स ट्री। सो अगेन ये भी क्या जनरेट करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है, लेकिन वो सिमेटिकली वेरीफाइड और नॉट।
तो ये सिमेटिकली वेरीफाई पास्ट ही जनरेट करता है. ओके, सो सिमेटिक डील्स विद द टाइप चेकिंग कंस्टेंट विद द हेल्प ऑफ रूल्स. सो यहाँ पर भी अगेन कुछ रूल डिफाइन होते हैं जो क्या करता है, टाइप चेकिंग करता है. जैसे कि अगर इंटीजर वेरिएबल अगर उसको आप ये पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो ये अगेन प्रॉब्लम होगा. सो ये सब चेक करने का काम कौन करता है यहाँ पर, सिमेटिक एनालाइजर. ओके, then fourth phase है intermediate code generator. So it acts as a bridge between the analysis phase and synthesis phase of a compilation process. So it generates the intermediate code that is a form which can be readily executed by the machine. We have many popular intermediate code. So ये intermediate code का use क्या है कि ये आफ्टर द एनालिसिस फेज पूरे सिंटैक्स ट्री में होगा. तो ये क्या करेगा कि इस टाइप का फॉर्म बनाएगा ताकि वो क्या होगा, इसका हम मशीन को जल्दी से जल्दी क्या कर सकते, फाइंड कर सकते या अंडरस्टैंडेबल रहेगा. ओके, सो यहाँ पर अगेन 3 स्टेप्स है टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट कोड. सो फर्स्ट स्टेप है 3 एड्रेस कोड, क्वाड्रुपल, ट्रिपल एंड पोस्टफिक्स. सो जो भी फेमस मेथड इसके टू फाइंड आउट दी या टू जनरेट दी intermediate code, name is the 3 address code. So using the 3 address code method we can design the intermediate code. Okay, so using the intermediate code मतलब हम directly intermediate code converted in the machine language using the last 2 phases. Okay, so which are the platform independent. Okay, so till the intermediate code it is the same for every compiler. So आपने अभी तक देखा ये जो भी 3 phases है, ये जो भी 3 phases है, यहाँ तक क्या होता है, हम नॉर्मली सिर्फ सिंटैक्स यहाँ पर टोकन क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स चेक करते हैं, उसका मीनिंग चेक करते हैं. तो ये टोटली मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती है. लेकिन आफ्टर द इंटरमीडिएट कोड वो जो भी कोड जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट कोड बनता है. ओके, सो अगर आपके पास मतलब 2-3 कंपाइल अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, ओके, वो प्लेटफॉर्म अगर डिपेंडेंट ऐसा करे तो हर एक ये जो भी फेजेस रहेगी, इसका जो भी डिजाइनिंग रहेगा वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा. कोड कहाँ से चेंज होगा, डिजाइनिंग कहाँ से चेंज होगा, लास्ट 3 फेजेस से चेंज होगी. ओके, सो फ्रॉम दैट इंटरमीडिएट कोड आप या इसको क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो भी बोलते हैं हम, वो होता है. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहाँ से होता है, ये 2 फेजेस में. तो यहाँ तक क्या होता है, कोड सेम रहता है, हर कंपाइलर का कोड सेम रहता है. जैसे C++, ये अगर हमें बोलना है तो ये सब सेम रहेगा, यहाँ से वो क्या होगा, चेंज होगा. तो आगे अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट कोड का वो होता तो आपको वो समझ में आता. ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ हर फेज का. ओके, सो देन लास्ट फेज लास्ट है टारगेट कोड जनरेटर. सो टारगेट कोड में क्या है, जो भी कोड है वो जो मशीन को अंडरस्टैंड रहे, इस टाइप का कोड जनरेट करने का काम इस फेज का होता है. द आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ असेंबलर. सो इसका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, असेंबलर के ऊपर डिपेंड रहेगा. ओके, so this is the final stage of compilation. So ये यहाँ तक हमने phases देखे 6. इसके अलावा हमें साइड में आपने देखा है कि सिंबल टेबल आता है. ओके, सो सिंबल टेबल का यूज क्या होता है कि कंपाइलर की हर फेज क्या किसको यूज करती है, सिंबल टेबल का यूज करती है. सो इसका यूज क्या है कि हर सिंबल का रिकॉर्ड ट्रैक करने का काम किसका होता है, सिंबल टेबल का होता है. ओके, so symbol table reach every time when name is encountered in source text. So symbol table का यूज कहाँ पर होता है, जब भी symbol table की एंट्री अगर सोर्स टेक्स्ट में, तो उसकी क्या होता है, यूज यहाँ पर होता है. ओके, गोविंदा कुछ बोलना है आपको. So अगर मैंने लिखा C is equal to A, ओके, एंड देन अगेन लिखा मैंने A is equal to C, ओके, एंड अगेन मैं लिख रही हूँ C is equal to, क्या मीनिंग है इसमें, बोलो तो मुझे, कुछ मीनिंग है क्या इसमें, आउटपुट कुछ चेंज हो रहा है कि ये मुझे बोलो. यहाँ तक कुछ अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट C, आउटपुट कुछ चेंज होगा क्या, ये बोलो, बोलो यस और नो. गोविंदा, नो नो ना, चेंज नहीं होगा क्योंकि
लेकिन ऐसा होता है कोडिंग में, ये मैंने बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इस टाइप का ऐसा कोड आता है जिसका आगे कुछ मीनिंग है। अभी इसका आउटपुट अगर मैंने c इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो आगे भी क्या आएगा, c इज इक्वल टू इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 ही आएगा मतलब। तो यहाँ पर क्या है, ये अननेसेसरी, ये दो लाइन क्या है, एक्स्ट्रा है। सो कोड ऑप्टिमाइजर में यही फाइंड आउट करते हैं। इसके भी अगेन कुछ रूल्स है, कोड ऑप्टिमाइजर के भी रूल्स है, ठीक है, वो चेक करते हैं। सो ये चेक करने के बाद अगर जो रिडंडेंट लाइन है या इस कोड का कुछ यूज नहीं है, तो इस टाइप की लाइन डिलीट की जाती है और फिर आउटपुट आता है। ठीक है, आउटपुट हमें 10 ही चाहिए, लेकिन अगर उसके ऊपर रिडंडेंट लाइन है जिस कोड का कुछ यूज ही नहीं, उस टाइप की कोड्स क्या करते हैं, यहाँ पर रिड्यूस कर मतलब निकाल देते, डिलीट करते। ओके, सो इस ये जो भी फेज है, इस किस में होती है, ये वर्किंग कौन से फेज में होती है, कोड ऑप्टिमाइजर ये फेज में होती है। एंड कोड जनरेटर में क्या होता है, जो भी कोड आया है कोड ऑप्टिमाइजर से, उसको मशीन कोड में जनरेट करने का काम किसका होता है, टारगेट कोड का। मशीन कोड में मतलब कैसे, अभी इसका आउटपुट क्या है, असेंबली कोड है। सो असेंबली निमोनिक्स आपको पता है, आप करते हैं ना, सपोज ऐसा है, यही कोड है। ओके, सो इस कोड का कैसे निमोनिक आएगा, टारगेट कोड कैसे आएगा, मूव, अभी यहाँ पर CREG में रजिस्टर ले, CRG 10। ओके, और इसके पहले होगा कि CRG की वैल्यू यहाँ पर C से जाएगी। ओके, समझ में, C की वैल्यू किस में जा रही है, सपोज ARG में जा रही है पहले, एंड देन तो C की वैल्यू क्या है 10, वो किस में जाएगी अभी ARG में, एंड देन प्रिंट। अंडरस्टूड, ये मैंने क्या लिखा है वो समझ में आया क्या आपको, यस और नो? यस मैम। ये कौन सा कोड है, ये देखो मैंने ऑप्टिमाइज किया हुआ कोड ये था, C इज इक्वल टू प्रिंट C, इतना ही आए। अभी इसी का मशीन कोड जनरेट होगा, तो ये निमोनिक यहाँ पर पहले कन्वर्ट की जाएगी C की वैल्यू, एंड देन प्रिंट ARG, तो आउटपुट आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो इस टाइप का कोड किस में जनरेट होता है, यूजिंग द टारगेट कोड जनरेटर, ये फेज में इस टाइप का कोड आता है। ओके, हाँ, तो सिंबल टेबल की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ सिंबल टेबल हर जगह पर होता है यूजिंग लेक्सिकल एनालाइजर, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर जो भी टोकन आइडेंटिफायर फाइंड होते हैं, वो उसकी एंट्री किस में होती है, सिंबल टेबल में। देन अगेन सिंबल टेबल सिंटैक्स एनालाइजर में जो भी सिंटैक्स चेक करने के लिए यहाँ पर यूज होता है। अगेन सिमेटिक एनालाइजर भी उसको मीनिंग चेक करते टाइम भी वो क्या करता है, चेक करता है। अगेन सिंबल टेबल में कौन कौन सी टाइप की एंट्री होती है, इसका नेम, इसकी इंडेक्स, उसका टाइप, उसका एड्रेस, ये सब रिकॉर्डिंग किस में होती है, सिंबल टेबल में होती है। ओके, एंड एट द टाइम ऑफ कोड जनरेटर, क्योंकि कोड जनरेटर को उसके क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, सो उसके लिए भी क्या यूज होता है, कोड जनरेटर का। कोड जनरेटर भी किसका यूज करता है, सिंबल टेबल का। ओके, तो एक 2 मिनट आप रिकॉल करो जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बोलो, तब तक मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ। कुछ भी इश्यू होगा हर एक फेज में तो बोलो। अभी इसका पेंडिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम एग्जांपल जब भी लेंगे ना, तब अगेन आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेरी है? अटेंडेंस दे दो, फॉर्म की अटेंडेंस में कंसीडर कर रही हूँ। So last 3 minutes. Okay. So we will store the following information about the identifiers: name, adjusting data type and value, block level, scope, global, local और parameter. Okay. और इसका एड्रेस। ओके, इट्स ऑफसेट फ्रॉम बेस पॉइंटर फॉर लोकल वेरिएबल एंड पैरामीटर ओनली।
तो आप यहाँ पर एड्रेस ये भी वर्ड लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो ये एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले। अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ और कल मैं पेपर पर ये सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, 2 एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर देख लो कितना समझ में आता है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट है, दिखाई दे रहे आपको पीपी, मतलब रीड कर पा रहे हो ना सम वगैरह सब? हेलो, फर्स्ट लाइन रीड कर पा रहे हो क्या आप? सम इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस रेट इंटू 50, यस और नो? यस यस मैम। मैम। ओके गुड। सो ये देखो, फॉर्म पे क्लिक नहीं हो रहा है। ये फॉर्म पर क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ, फॉर्म ओपन होता है पर क्लिक नहीं हो डिस्प्ले रहा वो नेम।